हेलो एवरीवन, यस वेलकम बैक टू एकलव्य बैच। आप सभी का एकलव्य बैच में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोविन सर स्टार्ट करने वाला हूं हैलोजन डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं SN1 और SN2 मैकेनिज्म की, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं SN1 SN2 मैकेनिज्म किसके लिए होता है और इस मैकेनिज्म की खासियत क्या है, क्या इसका फुल फॉर्म है और कैसे ये मैकेनिज्म को हम पहचानेंगे कि कौन सा रिएक्शन SN1 को फॉलो करेगा, कौन सा रिएक्शन SN2 को फॉलो करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन जो होता है वो किसके लिए होता है, ये मैकेनिज्म किसके लिए एप्लीकेबल है। तो मैं यहां पे लेता हूं अल्काइल हैलाइड और इस अल्काइल हैलाइड में मैं मिला रहा हूं KOH जो कि रहेगा एक्वस सॉल्यूशन का। तो आप ध्यान से देख लीजिए, अल्काइल हैलाइड में जब मैं KOH मिला के इसको हीट करूंगा तो K प्लस और X माइनस बाहर जाता है, यहां से KX बाहर चला गया और आंसर बन जाता है ROH और यहां पे KX बन जाएगा, मतलब आंसर में बन जाता है अल्कोहल। ये आपने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में किया हुआ था, सबको इस समय दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो ये जो रिएक्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसी रिएक्शन को हम SN1 SN2 के फॉर्म में दिखाएंगे। इसी का एग्जांपल हम लेने वाले हैं SN1 और SN2 के लिए। कौन सा एग्जांपल होगा, कौन सा अल्काइल हैलाइड SN1 को फॉलो करेगा, कौन सा अल्काइल हैलाइड SN2 को फॉलो करेगा, ये सारी चीजें आप कुछ ही टाइम में सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। मैं पहले बात करूंगा SN2 मैकेनिज्म की। तो ध्यान से देखिए कि SN2 मैकेनिज्म में क्या खास होने वाला है और कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम एंट्रेंस से डील कर रहे हैं तो हमें कोई बहुत बड़े बड़े आंसर के बारे में नहीं सोचना है। हमें जो समझ में आना चाहिए कि भाई S का मतलब क्या है। तो याद रख लो, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। S का यहां पे मीनिंग होता है सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, चलेगा। और 2 का मतलब होता है बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि SN2 जो होता है वो किसके लिए है, वो बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। ये S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 2 मतलब बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो SN2 का मतलब हो गया कि यह एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, प्रोवाइडेड दैट कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो 2 रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड होगा, इसीलिए इसको SN2 नाम दिया गया है। अब ये रिएक्टेंट जो होते हैं वो क्या है, किसकी बात हो रही है, तो चलो दिखाता हूं मैं आपको। जहां पे R है वहां पे मैंने ले लिया है एग्जांपल के लिए CH3 और X की जगह पे मैंने ले लिया है Br, चलेगा। तो SN2 का जो रिएक्शन होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये मेरा SN2 का रिएक्शन है। क्या है रिएक्शन कि मिथाइल ब्रोमाइड में मैंने KOH मिलाया हुआ है। अब KOH को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ऑब्वियस है OH माइनस आ जाएगा, जो मेरा एक अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल होता। तो OH माइनस विथ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो ये अपने आप में क्या होगा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इस बात का ध्यान रखना। और ये मेरा मिथाइल ब्रोमाइड है। अब जैसे ही मिथाइल ब्रोमाइड के ऊपर ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा, बोला यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी कि Br बाहर जाएगा और उसकी जगह पे ये OH आ जाएगा, मतलब जो मेरा आंसर होगा वो कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। देख लीजिए, इसको हम बोलेंगे लिविंग न्यूक्लियोफाइल। इसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, चलेगा। और ये जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा बन चुका है अल्कोहल। अब ये हमारा जो होता है SN2 मैकेनिज्म का ये रिएक्शन है, मतलब इस रिएक्शन को आप समझो और इसी के थ्रू हम बहुत सारे जो है एग्जांपल डिस्कस करेंगे आगे कि कौन सी चीज होती है जो SN2 को फॉलो करेगी, कौन सी होती है जो SN1 को फॉलो करती है। कोई कंफ्यूजन? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब मैं बोलता हूं SN2, ये 2 मतलब है बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो इसको बायोमोलिकुलर रिएक्शन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ध्यान से देखना जरा, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट। मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br और OH माइनस दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए हम बोलते हैं इसे बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो मेरा जो यहां पे इक्वेशन बन जाएगा, अगर ये प्रोपोर्शन साइन में हटाऊंगा तो इक्वल टू K आ जाएगा और यहां पे मुझे मिल जाएगा CH3Br और यहां पे मिल जाएगा OH माइनस। तो ये जो K होता है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसके, हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं। कभी कभी आता है कि जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो ये K होता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। कोई कंफ्यूजन किसी को यहां तक? अब क्वेश्चन ये कि सर ये CH3Br OH माइनस 2 रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड है, इसलिए इसको आपने SN2 दिया। तो क्या SN1 में सिर्फ एक ही के ऊपर डिपेंड होगा? और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई रिएक्शन एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड हो, जबकि रिएक्टेंट 2 होते हैं, तो फिर एक के ऊपर डिपेंड कैसे होगा? तो ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा आपको एग्जांपल देख के यार, मैं गारंटी दे रहा हूं। बस आप अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल यहां पे एकदम फुल रखिए।
चलो ये देख लीजिए जरा, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि किस तरह से आप अंदाजा लगाएंगे कि SN1 SN2 जो होता है कैसे होता होगा। चलो मैंने क्या किया, एक छोटा सा बीकर लिया और उस बीकर में अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर पानी मैंने भर दिया है। ठीक है, ये मैंने पानी भर दिया, 1 लीटर पानी है, ये 1 लीटर पानी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये पानी का अमाउंट है 1 लीटर वाटर। और इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने 10 ग्राम सॉल्ट डाल दिया। 10 ग्राम नमक बहुत ही कम होता है, तो 10 ग्राम जब आप सॉल्ट डालेंगे तो ऑब्वियसली 1 लीटर पानी के लिए सफिशिएंट है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि पूरा जो पानी है वो क्या हो जाएगा, सॉल्टी वाटर बन चुका है। मतलब यहां पे जो पानी बन रहा है, या आप बोल सकते हो कि जो सॉल्टी वाटर बन रहा है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड है। सॉल्टी वाटर डिपेंड्स ऑन 1 लीटर वाटर एंड 10 ग्राम सॉल्ट। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड हो रहा है। आपने अपनी आंखों से देखा, अपने माइंड से समझा। अब मैं बात करने वाला सेकंड एग्जांपल। अब आपने क्या किया, आपके जो घर की टाकी होती है, देखा होगा 1000 लीटर की, 500 लीटर की होती है। मान के चलो कि वो 1000 लीटर की टाकी है, जिसमें आपने पानी कितना रखा हुआ है, 1000 लीटर, 1000 लीटर आपने पानी रखा हुआ है, चलेगा? तो इसका जो अमाउंट है वो कितना है, 1000 लीटर आपने क्या लिया है, वाटर लिया हुआ है। और इसमें जो नमक आप डाल रहे हैं वो सेम आपने डाला हुआ है 10 ग्राम। तो अब बताओ कि ये भी तो सॉल्टी वाटर बना, ऐसा तो नहीं कि ये सॉल्टी वाटर नहीं है, इससे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ये भी सॉल्टी वाटर है। बट इस केस में जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसका जो पूरी तरह से बोलते हैं ना डिपेंड होने का तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ पानी के ऊपर। क्योंकि जब इसको आप टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल भी पानी जैसा ही टेस्ट आएगा, इसमें सॉल्ट का बिल्कुल भी आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि सॉल्ट का अमाउंट पानी के कंपेयर में बहुत ही कम है। और इसीलिए ये सॉल्टी वाटर का टेस्ट सॉल्ट जैसा नहीं आएगा, बल्कि ये पूरी तरह से बोलते हैं ना टेस्टलेस रहेगा, पानी जैसा टेस्ट आने वाला है। इसीलिए ऐसे चीजों को हम बोलेंगे यार यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ पानी के ऊपर डिपेंड है। वैसा ही होता है SN1 SN2 कि जब आपका रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड होता है तब उसे हम बोलते हैं कि यार बायमोलिकुलर रिएक्शन हुआ, दोनों रिएक्टेंट यहां पे काम आने वाले। और ऐसा भी होगा कि प्रोडक्ट बनेगा बट आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड होगा। दैट इज कॉल्ड एज SN1 मैकेनिज्म, जो मैं आगे सिखाऊंगा। कोई कंफ्यूजन है यहां तक किसी को कि SN1 में एक रिएक्टेंट कैसे हो सकता है, SN2 में 2 रिएक्टेंट कैसे हो सकते हैं? यहां तक क्लियर है? देख लीजिए पहले, आप अच्छे से समझ लीजिए, एकदम अच्छे से, चलेगा? चलो तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसी कंटेंट को आगे लेके चलता हूं और बताता हूं कि ये मैकेनिज्म होता कैसा है। चलिए तो आपको दिखाता हूं कि ये मैकेनिज्म होता कैसे है। तो अब हम बात करने वाले मैकेनिज्म से, जरा ध्यान दीजिए और आपको मजा आ जाएगा। तो जो मैं अगला टाइटल यहां पे लिख रहा हूं वो है मेरा SN1 मैकेनिज्म कि एग्जैक्टली मैकेनिज्म हुआ कैसे। तो ये रहा मेरे पास रिएक्शन, ये रहा मेरे पास CH3 आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये रहा मेरे पास Br। अब इसके ऊपर क्या अटैक करने वाला, ये OH माइनस अटैक करने के लिए रेडी है। अब क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आने वाला है कि ये OH का जो अटैक करने वाला OH है उसका चार्ज कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर नेगेटिव चार्ज है। और Br भी क्या करता है, C जो होता है और Br जो होता है इनके बीच में अच्छी खासी पोलैरिटी होती है, क्योंकि Br का नेगेटिविटी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है कार्बन से Br की तरफ क्या होता है, शिफ्ट होता है। और इसी की वजह से Br के पास होता है पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के पास होता है पार्शियल पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं Br भी क्या लेके चल रहा है, नेगेटिव चार्ज को लेके चल रहा है। और इसी वजह से जब ये OH आता है अटैक करने के लिए तो उसके सामने कौन दिखाई दे रहा है, उसके सामने Br दिखाई दे रहा है। और Br जो है ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए OH जो है उससे अटैक करने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि OH नेगेटिव चार्ज, Br भी नेगेटिव चार्ज, तो यहां पे जो अटैक होने वाला प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट हो जाता है। लेकिन OH क्या है, OH वेट नहीं कर रहा है Br के निकलने का, OH एक्साइटेड है। क्यों एक्साइटेड है? क्योंकि OH है यहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। यही आपको समझना है कि SN2 मैकेनिज्म के अंदर जो OH होने वाला है वो किसी का वेट नहीं करता है, वो अटैक करता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि OH जो होने वाला है वो होने वाला है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि OH वेट नहीं कर रहा है, OH जो है वो अटैक करने के लिए बोलते हैं ना एकदम एक्साइटेड है। अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर Br सामने आ चुका है तो OH अटैक कैसे करेगा? तब OH क्या करेगा, तब ये OH आपको पीछे से अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा? पीछे से अटैक करेगा, और आपको एक नया कंपाउंड बनेगा। जरा देख लो यहां पे, ये हो गया CH3, ये आपको OH पीछे से अटैक करेगा। तो ये एक ऐसा सिचुएशन आ चुका है जहां पे Br का बॉन्ड अभी टूटा नहीं है, फिर भी OH ने पीछे से अटैक कर दिया। तो इसीलिए कार्बन जो प्लस होता है वो पार्शियल पॉजिटिव लेके चलता है, बट इसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज था Br के ऊपर और OH के ऊपर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। सबको एकदम क्लियर होना चाहिए कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जहां पे CBr का बॉन्ड टूटना और COH का जुड़ना दोनों साथ साथ होते हैं SN2 मैकेनिज्म में। क्लियर है सबको यहां तक? अब बात होने वाली है कि अब क्या होगा। तो अगले स्टेप में बहुत ईजी है। अब जैसे ये OH यहां पे जुड़ेगा, धीरे धीरे ये बॉन्ड आगे जुड़ता जाएगा और ये धीरे धीरे टूटता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जहां पे ये बॉन्ड क्या होगा, पूरी तरह से टूट जाएगा। और जब ये पूरी तरह से टूट जाएगा तब देखो यहां पे क्या बनने वाला है, मैं नीचे दिखा रहा हूं।
तब ये Br- पूरी तरह से टूट चुका है और आंसर क्या बन गया आपके लिए, आंसर बन चुका है OH, ये जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। बट आप मुझे बताएंगे OH कहां पे अटैक कर रहा है, पीछे अटैक कर रहा है कि आगे अटैक किया उसने, तो आप बोलेंगे सर OH तो पीछे से अटैक किया क्योंकि आगे तो Br था, उस वजह से OH अटैक ही नहीं कर पाया आगे। यस, तो जब कभी भी न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा तो उसे हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसका मतलब ये जो मिथाइल अल्कोहल बन रहा है तुम्हें, वो कैसा बन रहा है, तो आप बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन पैटर्न का बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। नाम तो मिथाइल अल्कोहल ही होगा नो डाउट, बट ये मिथाइल अल्कोहल कैसा है, तो आप टिक मार्क करेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्या OH का जो अटैक होने का प्रोसेस था, क्या वो कुछ पार्टिकल आगे अटैक किया और कुछ पार्टिकल पीछे अटैक किया, क्या ऐसा हुआ, तो आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा OH पीछे से अटैक कर रहा है। एग्जैक्टली इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है, 100% होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि भाई कौन से मैकेनिज्म में 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, टिक मार्क करके आना SN2 मैकेनिज्म में। दूसरी बात, SN2 जब मैं बोलता हूं तो दिमाग चलना चाहिए, SN2 से 1 स्टेप याद रखना है, मतलब ये जो रिएक्शन होता है वो एक ही स्टेप का रिएक्शन है। आपने देख लिया, एक ही स्टेप में आपको आंसर मिल गया, कोई ब्रेकिंग नहीं हो रही है बच्चे, यहां से शुरू हुआ यहां पे आपको रिजल्ट मिल गया, दैट इज 1 स्टेप। तो SN1 में 2 स्टेप होते हैं और SN2 में 1 स्टेप होता है। यह आपको तरीका बता रहा हूं याद करने का, लर्न करने का। कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? देखो आपके सामने आंसर मिल चुका है, बहुत सारी चीजें अभी और अंदर छुपी हुई हैं, बहुत सारी चीजें और अंदर छुपी हुई हैं, बताऊंगा सब कुछ। अब जरा देखते हैं कि अगर ये OH को अटैक ही कर रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता था कि Br बाहर निकल जाए, Br बाहर निकल जाए और फिर उसकी जगह पे ये OH आ जाए, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी। देखो मैकेनिज्म हो चुका है, मैकेनिज्म में इतना ही है, बट अब मैं आपको वो दिखा रहा हूं जो एंट्रेंस में होने वाला है। अगर मान के चलो कि ये OH इसके सामने आने से थोड़ा डर रहा है क्योंकि रिपल्शन होगा नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस से, तो Br तो निकल सकता था ना बाहर, Br को तो बाहर जाना चाहिए था, ठीक है। इसके एक्वस नेचर की वजह से ये Br टूट सकता था। बट आप जरा दिमाग लगाओ, अगर Br टूटेगा, अगर Br टूट गया तो बोलो ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस समय क्या दिख रहा है, मिथाइल कार्बोकेटायन। आपको मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर दिखा रहा हूं, इसके पहले भी आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी लेक्चर में पढ़ा होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर एकदम सेट कर लो माइंड में। स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल, फिर उसके बाद आता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ध्यान से देखो जरा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, उसके बाद आता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद कहीं पे आता है मिथाइल। तो मुझे बताओ कि सबसे बड़ा अनस्टेबल कौन हुआ, मिथाइल कार्बोकेटायन या फिर 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो मिथाइल और 1 डिग्री ये बंदे लोग अपना Br या अपना हाइलाइट इजीली रिलीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये रिलीज हो गया तो यहां पे जो कार्बन होगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये बंदा जो होता है पॉजिटिव चार्ज के साथ में क्या बन जाएगा, मिथाइल कार्बोकेटायन, जो सबसे बड़ा अनस्टेबल होगा। यहां पे होता है मोस्ट स्टेबल, मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, ये मोस्ट स्टेबल नेचर होता है और यहां पे अनस्टेबल नेचर होता है। चीजें क्लियर हो रही है? तो अब आपको एक और अंदाजा मिल गया, एक और आपको लॉजिक मिल चुका है कि यार अब समझ में आ रहा है कि OH जो है वो वेट क्यों नहीं करता है। OH तो वेट भी कर सकता था ना कि Br तू निकल जा फिर मैं आके अटैक करता हूं, बट OH ने वेट क्यों नहीं किया, और OH इतना एक्साइटेड क्यों है अटैक करने के लिए, OH को मैं स्ट्रॉन्ग क्यों लेता हूं। सारे रीजन जो है यहां पे आप क्लियर हो रहे धीरे धीरे कि अगर OH अगर एक्साइटेड नहीं होगा, OH अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं लूंगा तो OH बेचारा ऐसे बैठा रहेगा और ये C-Br का बॉन्ड टूटेगा नहीं, क्योंकि C चाहेगा कि Br निकले नहीं, क्योंकि अगर Br निकल गया तो फिर C क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, जो अपने आप में क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और हर कोई चाहता है कि भाई अनस्टेबल ना बने, कुछ भी बन जाओ बट अनस्टेबल मुझे मत बनाना। इसीलिए C जो है वो Br को रिलीज नहीं करेगा, और अगर C Br को रिलीज नहीं करेगा तो OH भी अटैक नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ता है ताकि OH जो है Br का वेट नहीं करे निकलने का, खुद जो है पीछे से आके अटैक कर दे। चीजें क्लियर हो चुकी हैं। दूसरा एक लॉजिकल पॉइंट बता रहा हूं, चलो मान के चलो कि मैंने ये सिंपल मिथाइल लिया हुआ था, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। आप बहुत से लोग कंफ्यूज हो होंगे, जैसे मैंने वहां पे लिखा उस पैटर्न में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से। चलो मान के चलो कि ये मिथाइल है, लेकिन इस मिथाइल की जगह पे अगर मैंने कुछ टर्शरी ले लिया, अज्यूम करो जरा, देखो यहां पे ध्यान देना, अगर मैंने इसकी जगह पे ऐसा कुछ ले लिया और इसके ऊपर मैं OH अटैक करा रहा हूं, तो क्या ये OH पीछे से आके अटैक करेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो आंसर होगा नहीं। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि इस केस में अगर ये Br यहां से टूट जाएगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि टर्शरी रहेगा। और आप देख लो जरा, टर्शरी कार्बोकेटायन क्या होता है, मोस्ट स्टेबल। तो यहां पे तो सामने से ही Br निकलने के लिए रेडी है, तो OH पीछे क्यों जाएगा,
OH पीछे क्यों जाएगा? चलो दूसरी बात, अगर ये OH पीछे जाने के लिए भी रेडी होता है कि नहीं मैं पीछे जाकर अटैक करूंगा, तो आप मुझे बताओ क्या पीछे जगह है? आप बोलेंगे हाँ सर जगह है। नहीं बच्चे, बिल्कुल जगह नहीं। आपको दिखाता हूं, ये कार्बन के ऊपर भी 3-3 हाइड्रोजन होते हैं जो इस तरह से अटैच होते हैं। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कितना कॉम्प्लिकेशन हो रहा है? तो इसकी वजह से यहां पे जगह बच्चे बहुत ही कम मिलती है। इसे हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। मतलब बहुत ज्यादा क्राउड होने की वजह से OH को घबराहट होने लगेगी, बोलेगा भाई पीछे बिल्कुल जगह नहीं अटैक करने के लिए, देखो कहां पे जगह मिल रहा है। सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं? जगह मिल रहा है क्या पीछे अटैक करने के लिए? इस OH को नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके पहले क्या था? जगह भरपूर मिल रही है। यहां पे OH आके पीछे अटैक कर सकता है क्योंकि पीछे कोई कार्बन नहीं है ना बच्चे, सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो कोई कार्बन नहीं है पीछे, क्योंकि कार्बन के ऊपर वापस 3 बॉन्ड बनते हैं, 4 बॉन्ड बनते हैं, जिसकी वजह से OH को जगह नहीं मिलेगी। इसे बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। मैं आपको सिखाऊंगा SN1 में, बट यहां पे थोड़ा लॉजिकल आपको चीजें समझनी है, इसलिए मैं आपको रिलेट कर रहा हूं चीजों को कि भाई OH जो है SN2 मैकेनिज्म में, ये SN2 सीख रहे हैं जो लोग कंफ्यूज है कि कौन सा मैकेनिज्म है, ये SN2 सीख रहे हैं। तो SN2 मैकेनिज्म में OH जो है पीछे से अटैक करता है। उसके 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन ये है कि CH3Br का जो Br है वो निकलने के लिए रेडी नहीं होता है, क्योंकि अगर वो निकल जाएगा तो CH3 बन जाएगा अनस्टेबल, जो कार्बन कभी नहीं चाहेगा कि वो अनस्टेबल बने। पहला लॉजिक, इसीलिए OH जो है पीछे से अटैक करने के लिए मजबूर होता है। दूसरा है कि OH जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो पीछे से अटैक कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि पीछे भी जगह होनी चाहिए अटैक करने के लिए, क्राउड नहीं होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, बोलते हैं ना बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। तो मिथाइल ब्रोमाइड में या फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो आप इथाइल लेते हो, प्रोपाइल लेते हो, उस केसेस में पीछे भीड़ नहीं रहेगी बच्चे, जो भीड़ रहेगी आगे रहेगी। तो पीछे भीड़ नहीं रहेगी, पीछे क्राउड नहीं रहेगा, इसकी वजह से क्या होगा? OH पीछे अटैक कर सकता है। रीजन क्लियर हुआ सबको? रीजन क्लियर हुआ? अब इस रिएक्शन में एक सॉल्वेंट भी यूज किया जाता है, उसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करने वाला हूं। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हर एक चीज करा के दे रहा हूं, हर एक चीज करा के दे रहा हूं। ये पीछे से अटैक करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो मिथाइल अल्कोहल जो बनता है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन के पैटर्न को फॉलो करके बनता है, और ये पूरा का पूरा अल्कोहल पीछे से अटैक किया है, इसलिए इसको बोलेंगे 100% इन्वर्जन हुआ है। क्या हुआ यहां पे? 100% इन्वर्जन हुआ है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको समझाता हूं कि एग्जैक्टली इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है। दिमाग चलाना अपना। ये OH एक्चुअल में आया कहां से होगा? सोच लो जरा, ये OH कहां से आया होगा? तो आपको मैं यहां पे दिखा रहा हूं OH कहां से आया होगा। देख लो जरा, ये जो OH था जो माइनस के फॉर्म में आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में K+ और OH-, मतलब ये KOH से आया था। सबको याद होगा अच्छे से, KOH से आया हुआ था। क्लियर है सबको? KOH से मिला था। तो क्वेश्चन अब ये है कि OH- माइनस है तो उसको कौन अपने पास अट्रैक्ट कर सकता है? पॉजिटिव अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन समझना है। क्या समझना है? प्रोटॉन। इसका मतलब अगर मुझे यहां पे जो सॉल्वेंट लूंगा वो प्रोटॉन वाला सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। दिमाग चलाओ जरा वापस से। अगर मैंने प्रोटॉन वाला सॉल्वेंट ले लिया तब वो प्रोटॉन क्या करेगा? इस OH को क्या करेगा? पकड़ लेगा, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि ये जो OH- है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। प्लस मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। और ये स्ट्रांग है ना बच्चे, ये स्ट्रांग है। अगर इसको किसी ने पकड़ा नहीं तो ये पीछे जाकर अटैक करेगा और आपका रिएक्शन हो जाएगा। बट अगर किसी ने इसको पकड़ लिया तो वो रिएक्शन क्या होगा? आपका इनकंप्लीट हो जाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि यहां पे जो मैं सॉल्वेंट लेने वाला हूं वो मैं बिना प्रोटॉन वाला सॉल्वेंट लूंगा। बिना प्रोटॉन वाले सॉल्वेंट का केमिस्ट्री लैंग्वेज में बोलते हैं अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहां पे कौन सा सॉल्वेंट यूज होगा? अप्रोटिक सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट यूज होगा? अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक मतलब बिना प्रोटॉन वाला, तो बिना प्रोटॉन वाला होगा मतलब H+ नहीं होगा। अब जब H+ नहीं है तो कॉमन सी बात है कि इस OH को पकड़ने वाले बंदे लोग भी यहां पे नहीं मिलेंगे। आ रहा समझ में? उल्टा अप्रोटिक में नेगेटिव चार्जेस होते हैं। मैं आपको बता दूं, अप्रोटिक में नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और ये नेगेटिव चार्जेस किसको होल्ड करेंगे? ये नेगेटिव चार्जेस इस K+ को क्या करेंगे? पकड़ के रखेंगे। इसीलिए आप बहुत से लोगों को ये भी डाउट है कि सर KOH से जब OH निकलेगा तो फिर वापस K+ के पास क्यों नहीं जाता है? क्योंकि K+ को ऑलरेडी अप्रोटिक सॉल्वेंट ने क्या किया है? पकड़ के रखा हुआ है। समझ में आ गया? और ये OH- पूरी तरह से रिलीज हो चुका है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए पीछे से अटैक करेगा। ये पूरा स्टोरी है आपका SN2 मैकेनिज्म के बारे में। देख लीजिए, कोई डाउट है तो बोलना मुझे। चलिए तो शुरू करते हैं SN1 मैकेनिज्म। SN2 के बाद अब नंबर आने वाला है SN1 मैकेनिज्म का। क्या है SN1 में? तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि SN1 जो मैकेनिज्म होता है वो कहीं ना कहीं, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। देख लीजिए फटाफट जरा, SN1 का मतलब होता है, S मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए, इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन। जो N होता है उसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, और जो 1 होता है उसका मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। ध्यान से देखिए जरा,
तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन आप बोल सकते हो, ठीक है, शॉर्टकट में मैंने रिएक्शन लिख दिया। तो ये होता है SN1 का फुल फॉर्म। S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 1 मतलब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो अब बात होने वाली है कि इसमें क्या होता है। तो इसमें हम लेते हैं जो रिएक्शन होगा हमारा, जरा देख लीजिए रिएक्शन क्या होगा इसके अंदर, और यही रिएक्शन क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें हम लेते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड का नेचर। आप देख लीजिए जरा, ये रहा मेरे पास टर्शरी, और इसमें मैंने Br अटैच कर दिया, तो इसका नाम है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। और इसमें भी मैंने अटैच किया हुआ है OH माइनस। OH माइनस क्या होगा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्वेश्चन है कि सर ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, पीछे या आगे। फिलहाल ये रिएक्शन है तो मैं अभी जनरल रिएक्शन दिखा देता हूँ कि Br बाहर जाएगा और उसके जगह पे OH आ जाएगा। तो मेरा जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, CH3 और आगे OH आ गया, और ये Br माइनस बाहर चला गया। सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से, ये बन जाता है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। अब आते हैं इसके कंसेप्ट की तरफ। ये तो रिएक्शन है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, आपको बता दो कि रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आपको SN1 में अगर आपने सॉल्ट वाला एग्जांपल याद किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, तो आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, देखो ये नमक है, OH का मतलब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में जो मैंने नमक लिया था 10 ग्राम नमक, वो दोनों केसेस में सेम था। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे SN1 SN2 में OH जो है वो सेम है, सिर्फ कार्बन का अमाउंट यहाँ पे चेंज हो गया है, कार्बन का नंबर बदल गया है, ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड आ गए हैं, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल से रिलेट करो। तो बताओ मेरा रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये टर्शरी ब्यूटाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। टर्शरी ब्यूटाइल को हम शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, कंडेंस फॉर्मूले के फॉर्म में, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये बन जाएगा इक्वल टू K, और मुझे मिल जाएगा CH3, इस तरह से थ्राइस CBr, जिसे हम बोलने वाले हैं K इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट। K इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट। कोई डाउट है तो बोलना मुझे, किसी को भी कोई डाउट है। ये पूरा SN2 से लिया गया है, कोई कंटेंट में डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए। मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी, देख लीजिए जल्दी से। अब हम बात करने वाले हैं कि SN1 में खास क्या होता है। तो SN1 में जो मैं लेने वाला हूँ ना, वो है हमारा टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ध्यान दीजिए जरा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। क्वेश्चन है सर टर्शरी क्यों ले रहे हो, क्या खास बात है, पहले आपने प्राइमरी लिया था अब टर्शरी ले रहे हो, क्या चल क्या रहा है यार माइंड में। तो मैं आपको बता दूं कि भाई टर्शरी में क्या होता है। ध्यान दीजिए जरा, जब आप टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेते हो तभी, और ये जो OH रहेगा, इस बार कैसा OH लिया आपने, वीक न्यूक्लियोफाइल लिया है भाई, इस बार वीक न्यूक्लियोफाइल लिया है, चलेगा। तो आपको MCQ में क्वेश्चन बनेंगे कि जब आप SN1 लेते हो तो न्यूक्लियोफाइल का नेचर कैसा होता है, तो वीक नेचर होता है। वीक नेचर का मतलब हुआ कि ये जो है ना बंदा अपने आप से अटैक नहीं करेगा, इसको कि कोई तो कोई है जो पकड़ के रखेगा। कौन पकड़ के रखेगा मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं ये बोल रहा हूं कि ये वीक है तो क्या ये अटैक कर पाएगा, नहीं अटैक करेगा। जब ये अटैक नहीं करेगा तो यहाँ पे Br खुद से बाहर निकलने के लिए रेडी होगा, इसके एक्वस सोल्यूशन की वजह से। तो इसके सोल्यूशन की वजह से ये पॉजिटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव, और ये बॉन्ड यहाँ पे क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन से टूट जाता है। क्यों टूटता है सब कुछ दिखा रहा हूं मैं। तो चलो रेडी हो जाइए SN1 मैकेनिज्म का मैकेनिज्म सीखने के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं SN1 का मैकेनिज्म। क्या है SN1 का मैकेनिज्म, दिखाता हूं मैं आपको। SN1 का जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप्स का होता है। तो मैं यहां पे लेने वाला स्टेप नंबर 1। क्या होता है स्टेप नंबर 1 में, चलो आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, वो कंपाउंड ले लिया जिसकी मैं बात कर रहा था, दैट इज टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देख लीजिए ये मेरा रहा टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और ये रहा मेरा न्यूक्लियोफाइल। अब क्वेश्चन ये कि सर ये न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, मैंने अभी आपको बताया कि ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। ये न्यूक्लियोफाइल आगे अटैक नहीं कर पाता है, और जब ये आगे अटैक नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे इसके एक्वस सोल्यूशन की वजह से, एक्वस नेचर की वजह से ये CBr का बॉन्ड यहाँ से क्या होता है, टूट जाता है। और जब ये टूटेगा तो बताओ सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले ये कार्बोकैटायन बनेगा। और ये टूटता क्यों है, क्योंकि इसके टूटने से ये कार्बन स्टेबल हो जाएगा, मोस्ट स्टेबिलिटी मिल जाएगी। मैंने अभी दिखाया आपको SN2 वाले केस में। तो जब ये इसकी नेचर की वजह से जब ये टूटना स्टार्ट होगा तो इसको हम बोलेंगे कि पहले ये ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है जहां पे चीजें शुरुआत होती हैं, चाहे टूटना हो चाहे जुड़ना हो, सबकी शुरुआत वहां पे होती है। तो आप देख सकते हो कि इसका ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा कुछ इस तरह से। ये इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे टूटने लगेगा। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट 1। कोई डाउट है किसी को। और उसके बाद जो है इसके नेचर की वजह से यहाँ पे ये टूट जाएगा, तब आपको आंसर में कुछ ऐसा मिल जाएगा, CH3 यहाँ से OH निकल जाएगा, सॉरी Br निकल जाएगा, और जैसे Br माइनस निकलेगा ये बन जाएगा प्लस, जिसको हम बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। क्या बोलेंगे इसे हम, टर्ट ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन।
जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा, इस बात का ध्यान रखना। ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होने वाला है क्योंकि ये टर्ड ब्यूटाइल बन चुका है, और टर्ड ब्यूटाइल कार्बोनियमाइन टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल अमंग ऑल द कार्बोकैटायन। तो भाई स्टेबिलिटी तो हर किसी को पसंद है, इसीलिए OH ने अटैक नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये मेरे नेचर की वजह से, मेरे एक्वस सॉल्यूशन की वजह से ये बंदा टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि सामने वाला है क्या? सामने वाला टर्शियरी है, तो टर्शियरी तोड़ेगा। क्यों तोड़ेगा? क्योंकि उसको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। दूसरी बात, ये OH अटैक क्यों नहीं कर रहा? सेकंड रीजन क्या हो सकता है इसलिए अटैक नहीं कर रहा है? क्योंकि ये जब आएगा ना पीछे अटैक करने के लिए, आगे तो ऑलरेडी Br है तो अटैक नहीं कर सकता है। जब पीछे आएगा अटैक करने के लिए तो पीछे बहुत सारा क्राउड है बच्चे पहले से ही। कैसे क्राउड है मैं दिखाता हूं। इसको अज्यूम करो, तोड़ के जरा सोचो, अगर इसको हम तोड़ देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। दिख रहा है आपको? सबको दिखाई दे रहा है? यहां पे H H H H H H H H, देख लो इसी कंपाउंड को मैंने ब्रेक करके बनाया है। अब आप सोचो कि क्या ये OH पीछे उसको जगह मिल रही है अटैक करने के लिए? बिल्कुल कम मिल रही है यार, बिल्कुल ना के बराबर मिल रहा है। यही रीजन है कि ये OH जो है मजबूरी में ट्राई तो करेगा बहुत, बट चांसेस कम है, इसीलिए OH जो है अटैक नहीं कर पाता है पीछे। अटैक पीछे नहीं कर पाता है भाई, ऑप्शन ही नहीं इसके पास अटैक करने का। कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। इतना ज्यादा क्राउड यहां पे दिख रहा है, Br की वजह से, H की वजह से बहुत ज्यादा क्राउड है, इसलिए OH अटैक नहीं कर पाता है। दूसरा जो रीजन होगा, यहां पे जो हम सॉल्वेंट लेते हैं, दैट सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज प्रोटिक सॉल्वेंट। अब प्रोटिक का मतलब याद रखना है प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मतलब याद रखना है H+, पानी हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया, इस तरह के आप सॉल्वेंट यहां पे यूज करते हो, जिसकी वजह से जो H+ होता है, प्रोटिक में जो H+ रहेगा, वो क्या करेंगे, इस OH- को क्या करेंगे, घेर के रख देंगे। ऐसे ऐसे दिख रहा है, बहुत सारा बॉन्ड बना देंगे। सबको दिखाई दे रहा है? तो ये जो OH- है, बहुत सारा H+ मिलकर क्या करेंगे, इसको पकड़ लेंगे, और जब एक बार OH को पकड़ लिया तो इसकी शक्ति खत्म हो चुकी है, अब ये बंदा आगे मूव नहीं कर सकता है। तो ये दूसरा रीजन हो गया कि भाई OH आगे अटैक क्यों नहीं करता है। डिटेल में जा रहा हूं, पूरा डिटेल में जा रहा हूं, हर एक चीज बारीकी से समझा रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि जो बच्चा एकलव्य बैच से जुड़ा है, मजा आना चाहिए उसको, मजा आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए यार धमाल चल रहा है एकदम। चलो देख लेते हैं आगे। तो ये OH क्या होगा तुम्हारा, पूरी तरह से H के कांटेक्ट में आ चुका है, जिसकी वजह से OH आगे मूव नहीं कर पाएगा, और जब OH मूव नहीं कर पाएगा, बस Br को निकलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो यहां से Br निकलेगा, क्योंकि Br के निकलने से C+ बन जाएगा, और आपको मिल जाएगा कार्बोकैटायन। स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया। स्टेप नंबर 2 दिखा रहा हूं, जरा ध्यान देना। स्टेप नंबर 2 ध्यान, तो ये मैं चीजें आपको समझाने के लिए सिर्फ किया था, इसको मैं रफ कर देता हूं। स्टेप नंबर 2 देखिए कैसे होगा। जो स्टेप नंबर 2 होने वाला है वो मैं लेने वाला हूं टर्ड ब्यूटाइल कार्बोनियमाइन, मतलब ये जो दिख रहा है मुझे, यहीं से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो मेरा स्टेप नंबर 2 यहां से शुरू हो रहा है। अंदाजा लगाना, दिमाग लगाना कैसे होगा। ये रहा मेरे पास CH3, ये रहा मेरे पास CH3, और यहाँ पर भी है CH3, ये बन गया प्लस, और ये आ गया आपके पास OH। अब क्या हो रहा है, अब आपको समझ में आ रहा है कि ओ अब तो ये पूरी तरह से पॉजिटिव बन चुका है, और ये OH- है, तो अब OH के पास फ्री एकदम, बोलते हैं ना, जगह है, कहीं से भी अटैक करे। अब ये सामने आके अटैक कर सकता है, सामने आके क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, पीछे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि जब Br चलेगा तो थोड़ी चीजें क्या होती है, मतलब ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है, ये भी थोड़ा नीचे शिफ्ट होता है, थोड़ा पीछे जगह ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि Br नहीं है ना बच्चे। आप समझ रहे हैं, जैसे घर में 10 लोग हैं, 10 में से अगर एक बंदा भी कहीं पे चला जाता है तो ऐसा लगता है घर सुना सुना हो गया। ऐसा होता नहीं है, बट आप फील करते हो कि यार कोई तो एक बंदा कम हो गया है, वैसे यहाँ पे हो रहा है। Br के जाने से थोड़ा सा क्राउड क्या हो गया, कम हो गया, तो चांसेस है कि OH पीछे से भी अटैक कर सकता है। यस, यही होता है यहाँ पे। पहले ये OH आगे से अटैक करेगा, इसके कुछ मॉलिक्यूल पीछे से भी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव है, पॉजिटिव के ऊपर आगे से अटैक करो चाहे पीछे से अटैक करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पॉजिटिव के ऊपर ही तो जा रहा है, नेगेटिव कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव के ऊपर ही तो जा रहा है। बट जब ये अटैक करेगा तो वापस क्या बनाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, जहाँ पे चीजें जुड़नी स्टार्ट होती है, मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देख लीजिए, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म होता है, जहाँ पे आप पहले स्टेप में कार्बोनियमाइन बनाते हो, और दूसरे स्टेप में आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जिसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं। मैं दिखाता हूं क्या बोल रहा हूं मैं। देखो यहां पे होने वाला है फ्रंट अटैक। फ्रंट अटैक का मतलब ये OH सामने अटैक करेगा। तो बोला आंसर कैसे बन जाएगा, आंसर बन जाएगा कि CH3 आगे आ गया। इसे हम फ्रंट अटैक को हम बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कैसे हो रहा है सब, इसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। है तो टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, बट रिटेंशन हुआ है, मतलब आगे से अटैक हुआ है, और कुछ मॉलिक्यूल इसके पीछे से अटैक करेंगे। देख लो जरा, कुछ मॉलिक्यूल इसके पीछे से अटैक कर देंगे, चलेगा, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये तो आपने पीछे भी पढ़ा था, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कोई डाउट है किसी को तो बोलना, मुझे समझ में आया सबको। भाई यहाँ पे रिटेंशन क्यों हुआ, यहाँ पे इन्वर्जन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे
OH को रोकने वाला ना तो कोई आगे है ना तो कोई पीछे है, तो OH के मॉलिक्यूल आगे पीछे दोनों जगह अटैक करेंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आंसर देना कमेंट बॉक्स में, फिर मेरे आंसर को जो है कि आप लोग सुनना। क्वेश्चन मेरा यह है कि रिटेंशन और इन्वर्जन में कौन ज्यादा बनेगा? लॉजिक लगाना है भाई, तुक्के में आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन मेजर क्वांटिटी, तो आपको बोलेंगे भाई इन्वर्जन वाला बनता है मेजर में, रिटेंशन वाला बनता है, दोनों ही इक्वल बनते हैं या दोनों ही मेजर नहीं बनते हैं, ठीक है, या कुछ नहीं बनता, ऐसा कुछ ऑप्शन आ गया, तो आप किसको टिक मार्क करेंगे? सोच लो जरा, सोच लो कौन सा मेजर बनेगा, इन्वर्जन और रिटेंशन। जल्दी वीडियो को पॉज करो, कमेंट में आंसर दीजिए जल्दी। अब मैं आंसर बता रहा हूं, बहुत से लोग शॉक हो जाएंगे आंसर सुन के, कह रहे सर ऐसा कैसा हो गया? कुछ भी, यस यही होता है एंट्रेंस का, बोलते ना इंपॉर्टेंस, यही होता है एंट्रेंस की, बोलते ना टीचिंग, कि जहां पे बोर्ड में कुछ नहीं दिया होता है, बोर्ड में लगेगा आपको सिर्फ एक थियरी 2 पेज का आंसर लर्न करके लिख दो, खत्म, बट कंसेप्चुअली माइंड में कुछ है ही नहीं। एंट्रेंस की खासियत यही होती है कि आपको वो सब जानना होगा जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया जाता है, या टेक्स्ट बुक में चीजें दी गई हैं लेकिन क्लैरिटी के साथ नहीं दी गई हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं कि कौन सी चीजें यहाँ पे ज्यादा बनेगी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो इन्वर्जन है, मतलब ये जो पीछे जो अटैक करता है वो बच्चे ज्यादा बनता है, वो मेजर में बनता है। क्यों मेजर बनता है, सब रीजन देने वाला हूं मैं। ये बनता है नियर अबाउट 51%, जबकि ये बनता है 49%, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जनरली लोग ऐसा बोलते हैं कि 50-50 बनता है, ये गलत इंफॉर्मेशन है। बोर्ड एग्जाम में बहुत जगह पे लिखा होता है कि 50-50 मॉलिक्यूल बनते हैं, बट एक्चुअल में आप जाएंगे अंदर डीप में घुसेंगे ना थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो 49 और 51 का रेशियो चलता है। ये 49 बनता है, देख लो ऊपर वाला, और ये बनता है 51। ऐसा क्यों, अब मैं रीजन बता रहा हूं। जब ये बीआर यहां से टूटता है ना, तो ये बीआर टूट के बहुत दूर नहीं चला जाता है भाई, ये बीआर टूट के यहीं पे आजू बाजू घूमते रहता है, समझ रहे हैं, ये आजू बाजू घूमते रहेगा। अब OH का नंबर है अटैक होने का, तो जैसे ये बीआर आगे पीछे घूम रहा है तो OH क्या करेगा, अटैक करने के लगेगा, देखेगा अरे यार ये तो बीआर माइनस है। बीआर क्या है, प्योरली माइनस है ना भाई, देख लो यहाँ पे बीआर माइनस है, आगे पीछे घूम रहा है, देखो ये टूटा आजू बाजू घूम रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब इसी में OH आएगा, तो OH इसकी वजह से रिपल्शन होता है, तो OH को मजबूरी में पीछे का रास्ता लेना पड़ता है, और ज्यादा क्वांटिटी जो है, ज्यादा मॉलिक्यूल जो है पीछे के रास्ते से आके अटैक करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्राउडनेस पीछे कम हो चुका है, तो पीछे से आके अटैक करते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो आगे से भी अटैक करते हैं, बीआर से बचाते हैं, ऐसे आके अटैक करते हैं, चलेगा। तो ये है पूरा होलसेल स्टोरी। प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं, अप्रोटिक क्यों यूज करते हैं, वो भी मैंने आपको डिस्कस किया। अप्रोटिक बिना प्रोटॉन वाला, मतलब H+ को छोड़ देंगे, OH- को रिलीज कर देंगे भाई, पकड़ेंगे नहीं। अप्रोटिक सॉल्वेंट का OH- से लेना देना नहीं होता है, इसीलिए OH- बिहेव करता है एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जबकि प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो H+ होते हैं, तो वो OH- को पकड़ के रखते हैं, इसीलिए OH के ऊपर जो होता है उनका, बोलते हैं ना, मजबूत कंट्रोल होता है प्रोटिक वाले का, इसीलिए OH जो होता है वीक न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करता है। चीजें क्लियर हो चुकी हैं, चीजें एकदम क्लियर हो चुकी हैं, कोई डाउट है किसी को? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपके लिए कि प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो पहले आप दिमाग चलाएंगे, अच्छा प्रोटिक सॉल्वेंट है मतलब ये OH काम नहीं करेगा, अगर OH काम नहीं करेगा तो बीआर को अपने आप से निकलना पड़ेगा, अगर ये अपने आप से निकलने के लिए रेडी है तो SN1 मैकेनिज्म होगा। देखो कैसे एक एक चीज को समझेंगे, एक एक चीज को समझो आप। कोई भी कैटलिस्ट में, कोई भी कैटलिस्ट अगर यहां पे दिया है, अगर उसके अंदर H+ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रेजेंट होगा तब वो प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। जैसे पानी हो गया, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ गए हैं जहां पे सॉल्वेंट के फॉर्म में ये यूज किया जा रहा है, तब समझ लेना भाई कि प्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर डाइमिथाइल फॉर्मल्डिहाइड, ड्राई एसीटोन, ऐसे आएंगे जहां पे H का रिलेशन ही नहीं है, तब समझना वो अप्रोटिक है। और अप्रोटिक केस वाले में OH फ्री होता है अटैक करने के लिए, और जब OH फ्री होगा तब उसको हम बोलेंगे कि ये SN2 मैकेनिज्म है। ये मैंने आपको तरीका समझा दिया कि कैसे आप पहचानेंगे। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी लिखा रहा हूं आपको मैं। प्राइमरी जो होता है, बहुत ध्यान से सुनो जो बोल रहा है, ये कौन सा ये अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी है, तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड किसमें यूज हो रहा है, SN1 में। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो। मैं यहाँ पे आपको एक नोट लिखा के दे रहा हूँ, देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नोट लिखा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे। देखो SN1 की अगर मैं बात करूं तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ये बहुत ज्यादा बनेगा, SN1 को फॉलो करेगा। फिर आता है 2 डिग्री, फिर आता है 1 डिग्री, लास्ट में आप मिथाइल बोल सकते हो, चलेगा। जबकि SN2 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मिथाइल, उसके बाद आएगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर आएगा 2 डिग्री, और सबसे लास्ट में आएगा 3 डिग्री। तो किसी ने पूछा कि भाई अब बताओ कौन सा अल्काइल हैलाइड SN1 को फॉलो करेगा, कौन सा अल्काइल हैलाइड SN2 को फॉलो करेगा, बस ये याद कर लेना। एकलव्य बैच का सोविन सर का ये लेक्चर देख लो एक बार दोबारा, मैं गारंटी दे रहा हूं भाई SN1 SN2 फोड़ क्या हो गया आप लोग, कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे मार्क्स बोर्ड में लाने से
और कोई नहीं रोक सकता आपको इसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करने से, गारंटी मेरी होगी ये। चलेगा? तो जल्दी से इसे लिख लीजिए अपने नोटबुक में, जो लोग लिखना चाहते हैं जल्दी। तो अब मैं शुरू करता हूं अगला कंटेंट। इस तरह से हमारा SN1 SN2 खत्म हो चुका है। अब बात होने वाली है अगले कंटेंट की, तो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट कंटेंट। चलिए, तो अब शुरू होने वाला है आपका एक नया कंटेंट, जो होने वाला है आपको बहुत सारे बोलते हैं ना थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है जो थोड़ा सा पता होना चाहिए, लाइक ऑप्टिकल एक्टिविटी किसको बोलते हैं, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, लाइवर रोटेटरी क्या होता है, कौन लोग होते हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर दिखाते हैं, कायरल सेंटर क्या होता है, असिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं, ठीक है, रेस्माइजेशन किसे बोलते हैं, ऐसे अलग अलग बहुत सारे नाम है जो हमें यहाँ पे सीखना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। ध्यान से देखिए, बहुत मजा आ जाएगा आपको। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक ऑर्डिनरी लाइट लेने वाला हूं। देखो यहाँ पे ये मेरा ऑर्डिनरी लाइट है जो इस समय सारे डायरेक्शन में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है बोल सकते हो, या फिर वाइब्रेट हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी लाइट। इस ऑर्डिनरी लाइट को मैंने पास किया एक निकोल प्रिज्म से। तो ये मैंने ले लिया एक प्रिज्म, दैट इज कॉल्ड एज निकोल प्रिज्म, ठीक है, निकोल्स प्रिज्म। तो जब मैं इसमें पास करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि जो लाइट मेरा हर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा था, अब वो स्पेसिफिक प्लेन में वाइब्रेट होगा सिर्फ। अब इसका वाइब्रेशन क्या होगा, सिर्फ स्पेसिफिक प्लेन में होगा, इस तरह से। तो ऐसे लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इसका नाम क्या हो गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मैं कोई डेफिनेशन नहीं दिखा रहा हूं बोर्ड के लिए, मैं कंसेप्ट के पीछे जा रहा हूं, तो आप हर एक चीज को देखते चलो। इसका फुल फॉर्म होगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है? ये मैंने क्या बताया आपको, पीपीएल का डेफिनेशन या पीपीएल का इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। पहला इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया। दूसरा इन्फॉर्मेशन, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होता है, अच्छा निकोल प्रिज्म जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट नाम जो होता है, बोलते हैं ना पत्थर, उससे बना होता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने के सर ये क्या होता है, कैल्शिसाइड बोलते हैं इसको हम जनरली, कैल्शियम कार्बोनेट के मटेरियल से बनता है ये निकोल प्रिज्म। करता क्या है, इसके बिहेवियर को चेंज करता है। ये जो है सारे प्लेन में वाइब्रेट करता है, बट निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद इसका बिहेवियर होता है कि अब एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है। ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या होता है कि मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पकड़ता हूं और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैं किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में पास करता हूं। तो ये रहा मेरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और इसको मैंने क्या किया, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने लिया, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ले लो, OS। कंफ्यूज मत होना, नहीं तो बोलेंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन। मैंने ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ले लिया और उसमें मैंने क्या किया, पास किया। जब मैं इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इसके अंदर पास करता हूं तो मैं देखता हूं कि इसके अंदर चेंजेस हो जा रहे हैं। क्या चेंजेस हो रहा है कि आइदर ये लेफ्ट में या फिर राइट में इसका जो प्लेन है वो बेंड हो जा रहा है। जैसे कि मान के चलो ये इस तरह से जा रहा है, देखिए ये इस तरह से जा रहा है, बट इसमें से जाने के बाद ये राइट में इस तरह से, ठीक है, या तो लेफ्ट में इस तरह से बेंड हो जा रहा है, अपने आप को बेंड कर दे रहा है, रोटेट हो जा रहा है। बस अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसी प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है, तब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बोलेंगे कि ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड माना जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं भाई, तुम जाके बोर्ड में प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे जाके सर्च कीजिए हैलोजन डेरिवेटिव, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक एक करके मैंने लिखा के दिया बोर्ड पे डेफिनेशन। यहां पे हम सिर्फ नीट से डील कर रहे हैं, एंट्रेंस से डील कर रहे हैं, जेई और MHT से डील कर रहे हैं। नंबर 3, अगर ये रोटेशन सिर्फ राइट में हुआ होगा तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सिंपल है, मैं आगे लिखा नहीं रहा हूं कुछ भी। और नंबर 4 ले लो इसी में, अगर ये रोटेशन लेफ्ट में हुआ होगा तो उसे हम बोलेंगे लाइवियो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? लाइवियो रोटेटरी। और अगर ये रोटेशन नहीं हुआ तब उसे बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। देखो मैं कोई डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको सबका मीनिंग आना चाहिए, क्या है मीनिंग। और नंबर 6 डेफिनेशन आ जाएगा आपके लिए, या नंबर 6 इंफॉर्मेशन आपके लिए आ जाएगा कि भाई रेशमिक मिक्सचर क्या होता है। तो अगर मैंने कोई कंपाउंड लिया जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी दिखाता है, लाइवियो रोटेटरी भी दिखाता है, और दोनों को मैंने इक्वल अमाउंट एक ही में मिला दिया, और उसके बाद उस सोल्यूशन में मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया, तब मैं देखूंगा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कोई बेंडिंग नहीं हो रही है, दैट विल रिमेन सेम। चलेगा? ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, मतलब प्लस वाला माइनस को कैंसिल करता है, वैसे लेफ्ट वाला राइट को कैंसिल कर देगा। और इस तरीके से प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कोई भी बेंडिंग नहीं होती है। तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे रेशमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे? रेशमिक मिक्सचर बोलेंगे। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेशमाइजेशन। क्या बोलते हैं? रेशमाइजेशन बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसका एक और नाम होगा रेशमाइजेशन। देख लीजिए, फटाफट इंफॉर्मेशन अपने माइंड में सेट कर लो अच्छे से, कैसे हो रहा है सब कुछ, ये क्या है ये।
अब बात करेंगे एक और कंसेप्ट हमारे लिए, इननशोमर। जरा देख लीजिए कि इननशोमर क्या होता है। तो जब मैं बात करता हूं इननशोमर, इननशोमर का मतलब होता है कि कोई कंपाउंड आपने लिया और उस कंपाउंड को आप मिरर के सामने रख दो। मिरर के सामने रखने के बाद उसका एक कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बदल जाता है। अगर ऐसा हो रहा है और उसका जो मिरर इमेज है, अगर मिरर इमेज को उठा के मैं उसको मेन कंपाउंड के ऊपर डाल दूं तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर वो परफेक्ट फिट नहीं बैठ रहा है। दैट इज नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। अगर ऐसा बनेगा तब उस कंपाउंड को हम बोलेंगे भाई ये तो इननशोमर है। एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान दीजिए जरा। यहां पे एग्जांपल में मान के चलो मैंने ये ग्लिसरॉल्डिहाइड ले लिया है इस तरह से, इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। जिसको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड के सामने मैंने क्या किया, मिरर लगा दिया। तो मिरर लगाने के बाद मैंने क्या किया, देखा कि ये CHO वैसे का वैसे ही है, बट ये चेंजेस हो गया। यहाँ पे OH ये साइड आ गया, H ये साइड चला गया, और ये CH2OH वैसे का वैसे ही है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इननशोमर होंगे। दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। इनको इननशोमर क्यों बोला जा रहा है, जरा ध्यान देना। यह हाथ दिखाई दे रहा है आपको, इस हाथ में अगर आप ध्यान से देखें, एक मिनट रुको जरा, ये हाथ आपको दिखाई दे रहा है। इस हाथ में इस समय अगर मैं इसको मिरर के सामने देखूं तो इसका जो मिरर इमेज होगा ना, इसका जो मिरर इमेज होगा देखो इस तरह से आएगा। सबको दिखाई दे रहा है, इसका मिरर इमेज ऐसा आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो थंब दिखाई दे रहा है जो इस समय इस पोजीशन में है, मेरी तरफ से अगर मैं देखने जाऊं तो लेफ्ट साइड में है, बट मिरर में यही थंब कहां होगा, राइट साइड में होगा। देखो इस तरह से दिखाई दे रहा है, राइट साइड में दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस मिरर इमेज को इस हाथ के ऊपर फिट कर दूं, देखो इस तरह से, आप देखेंगे कि एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठेंगे। बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे। देखो थंब दिख रहा है आपको, दोनों थंब दिखाई दे रहा है, अलग अलग जगह पे पहुंचे हैं। इसका मतलब कि ये एक दूसरे के क्या है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। वही यहाँ पे होता है कि अगर मैं इसको कट करके इसके ऊपर फिट करूंगा तो ये OH जो है यहाँ पे आके फिट होगा, जो कि यहाँ पे सिर्फ H है। इसका मतलब ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। तो आपको सिंपल सा बोलना है कि भाई एक ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब ये हुआ जो मिरर के अंदर सेम नेचर दिखाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं से मिरर की प्रॉपर्टी जो है आपको दिखाई देगी कि भाई रिवर्स हो रही है, या मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है, जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ डिफर होती है। मतलब बाकी सब कुछ सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे, बट सिर्फ लाइट की प्रॉपर्टी जो होती है वो अलग हो जाती है। लाइक प्लेन पोलर लाइट का बिहेवियर अलग होगा, वो लेफ्ट में करेगा, एक राइट में करेगा। ऐसी प्रॉपर्टी जब अलग होती है तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। ये दोनों एक दूसरे को ऑप्टिकल आइसोमर है और ये इननशोमर के अंदर आएंगे। तो हम ये बोलने वाले हैं आपको कि भाई जब ऑप्टिकल आइसोमर जब आप लेते हो और उस केस में अगर वो ऑप्टिकल आइसोमर जो आपने कंपाउंड लिया है, अगर वो दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होते हैं। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज का मतलब कि एक का जो मिरर इमेज है वो दूसरे के ओरिजिनल वाले के ऊपर आके फिट नहीं बैठता है। अगर ऐसा हो रहा है तब समझ लेना कि वो कंपाउंड को हम बोलेंगे इननशोमर। क्लियर है। और जिस कार्बन पे रोटेशन होता है, जो कार्बन अलग अलग 4 जगह से अटैच है, जैसे कि इस केस में मैं देखूं तो ये वाला कार्बन, देखो ये डॉट दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 लाइन आके आपस में क्रॉस कर रहे हैं, ये ऊपर वाला लाइन और ये लेफ्ट राइट वाला लाइन आके एक जगह पे मीट कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। उस पॉइंट को हम बोलेंगे कार्बन है वहां पे, क्योंकि वो कार्बन कितने जगह से अटैच है, एक ऊपर CHO से अटैच है, नीचे CH2OH से अटैच है, राइट में OH से अटैच है, लेफ्ट में H से अटैच है। मतलब ये कार्बन 4 अलग अलग एटम से अटैच है। तो जब कभी भी कोई भी कंपाउंड का कार्बन 4 अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से अटैच होता है तब उस कार्बन को हम बोलते हैं कायरल सेंटर या कायरल कार्बन। दैट इज ऑल्सो नोन एज असिमेट्रिक कार्बन। चीजें एकदम क्लियर हो चुकी हैं, चीजें एकदम क्लियर हो चुकी है कि असिमेट्रिक क्या होता है, कायरल क्या होता है। तो किसी ने पूछा कि इसके अंदर कितने कायरल सेंटर है, इस स्ट्रक्चर में कितने कायरल सेंटर है, तो आप टिक मार्क करके आएंगे 1 है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन है जो 4 अलग अलग जगह से अटैच है। और मिरर में रखने पे वहां से लेफ्ट राइट पोजीशन भी चेंज होता है। अगर ऐसा हो रहा है तब इसे हम बोलते हैं कायरल सेंटर या असिमेट्रिक कार्बन। कोई कंफ्यूजन? तो इस तरह से जो हैलोजन डेरिवेटिव है उसका कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हुआ। इसके अंदर वेज फॉर्मूला भी है, फिशर फॉर्मूला भी है, बट मैं आपको बता दूं वेज और फिशर, ये फिशर तो आपको बायोमॉलिक्यूल से एक चैप्टर है जिसमें आप सीखेंगे डिटेल में। वेज फॉर्मूला 11th के कंसेप्ट में सीखने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि वेज और फिशर भी पढ़ना है मुझे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो इसमें एंट्रेंस वालों को अगर आप देखेंगे जेई और नीट में तो है ही नहीं, पहली बात वेज और फिशर 12th के सिलेबस में। ये सिर्फ MHT CT में दिया हुआ है और MHT CT का पोर्शन सिर्फ 12th का पोर्शन है। तो वो मैंने ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, हैलोजन डेरिवेटिव में जाइए, वहाँ पे मैंने करा के दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो आप वहाँ पे जाके एक बार जो वेज फॉर्मूला होता है और फिशर फॉर्मूला होता है वो जाके पढ़ लीजिए। हालांकि वो पोर्शन आपको MHT CT जेई और नीट में नहीं आएगा, वो गारंटी है भाई, वो नहीं आता है। ठीक है, वो डिलीट पोर्शन के अंदर आप डाल सकते हो उसको, चलेगा। तो यहाँ पे जो मेरा हैलोजन डेरिवेटिव का जो हैलो अल्केन है वो पूरी तरह से खत्म हुआ है। मिलते हैं नए कंटेंट की तरफ।